और इसी के साथ हमारे साथ आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आलोक द्विवेदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपके साथ आलोक जी करना चाहती हूँ। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से देखिए उपचुनाव ये काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं ये चुनाव, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उपचुनाव का जो रास्ता है और जो नतीजे हैं ये सीधे सीधे एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव और उसके नतीजे के लिए। देखिए, चुनाव हो रहा है जिसके लिए इंडिया और एनडीए का एक तरह से जो लिटमस टेस्ट वो हो रहा है। और यहाँ पर जानते जो चुनाव हो रहा है उसमें जो बसपा का वोटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लगभग पिछले बार लगभग 84,000 बसपा का वोट मिला था, उसके कल 54,000 वोट मिला हुआ बसपा को यहाँ पर। तो बसपा का वोट बहुत बड़ा मायने रखेगा उनके लिए। ये कि देखिए बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, तो सभी की जो नजर है वो बेसिकली दलित वोटर पर है। दलित वोटर को जो अपने तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगा वो इस चुनाव को जीत जाएगा। तो असली लड़ाई यहाँ पर दलित वोटरों की है। जो दलितों को पाएगा वही उनको जीतेगा। सुधाकर सिंह वहाँ कद्दावर नेता है, इंडिपेंडेंट लड़े थे, फिर भी दूसरे नंबर पे आए थे पिछले बार जो है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी वहां पर एक मजबूत पैठ है घोसी की जगह पर। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने अपना पूरा का पूरा जो तंत्र है वो चुनाव प्रचार में झोंक दिया था। इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक हर कोई प्रचार करने गया। इवन मुख्यमंत्री स्वयं भी वहां पर जाकर के रैली करके आए हुए हैं। तो भाजपा ने एक तरह से चुनाव को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। अब देखें आगे बाकी फैसला क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा यहाँ पर थोड़ा सा प्लस में मुझे दिख रही है। जी, ठीक है। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदाता आज मताधिकार का अपने प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, कितने आश्वस्त हैं आप इन चुनाव को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपिका जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि घोसी के जो उपचुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान जी, वो पूर्ण रूप से वहां पर विजय श्री की प्राप्ति करने जा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी या जो घोसी की जनता है वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही जाने पर विकास को वो वहां पर सुनिश्चित कर पाएंगे। विकास, सुशासन, राष्ट्रवाद, इसको लेकर वहां की जनता एकदम उद्धत होकर निकली है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर जमकर वोट देने जा रही है। सुबह से मैं भी मीडिया चैनल्स के माध्यम से लगातार लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ जो लगातार जनता वहां पर वोटिंग करने जा रही है। वो बता रही है कि किस प्रकार से वो विकास चाहते हैं घोसी के अंदर, वो वहां पर बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। उसके लिए वो वहां पर दारा सिंह चौहान जी को लेकर आना चाहती है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप, क्योंकि देखिए एक तरफ नया गठबंधन है इंडिया जिसको नाम दिया गया है और एक तरफ एनडीए की अगर बात की जाए, किस तरह से कितना चुनौतीपूर्ण इस चुनाव को आप देख रहे हैं? दीपिका जी, ये तो आपको चुनाव के समय पे ही नजर आ गया होगा कि किस प्रकार से इंडिया और एनडीए में वहां पर चुनावी घमासान हो रहा है। जहां पर एनडीए अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, जहां एनडीए के जो घटक दल है वो सारे वहां पर चुनाव में आपको नजर आएंगे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे निषाद पार्टी से निषाद हो, चाहे अपना दल, सब सारे जो प्रत्याशी एनडीए के जितने भी घटक दल है वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। पर आपको देख रहा होगा कि वहां पर इंडिया का क्या नजर आ रहा है। इंडिया में केवल और केवल समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन से तो एक बार पूछा भी नहीं जाता कि वहां पर किस प्रत्याशी का चयन करना है। वहां ना कांग्रेस से पूछा गया, ना वहां किसी अन्य पार्टी से पूछा गया, ना प्रत्याशी चयन में किसी प्रकार की कोई भूमिका रही। बाद में आप समर्थन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आपका कोई वोट बैंक है या वहां पर कोई जनाधार है। तो स्पष्ट रूप से वहां पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी और एनडीए के बीच में लड़ाई हो रही है और इंडिया गठबंधन आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी जाना चाह रही है वहां पर देखिए आप बहुसंख्यक लोगों को गाली देकर, आप हिंदू धर्म को धता बताकर, हिंदू धर्म की जो तुलना है वो डेंगू मलेरिया से कर वहां पर चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए आप पूरे देश के अंदर 80% हिंदू हैं और उनके खिलाफ लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी लगातार इस प्रकार का कृत्य किए, जहां रामचरित्र मानस को जलाने की बात हो, चाहे पंडितों और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की बात हो, हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की बात हो, ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी पूर्व से करती आई है। और देखिए समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन किया है सुधाकर जी, वो कौन है? सुधाकर जी को पहले से ही 2 दलितों की हत्या का आरोप है, एक ब्राह्मण की हत्या का आरोप है। तो मैं नहीं समझता कि घोसी की जनता किसी भी प्रकार से किसी ऐसे हत्यारे को, ऐसे किसी गुंडा और माफिया तत्व को वहां पर चुनाव जिताकर भेजने वाली है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान जी घोसी के उपचुनाव में विजयी होंगे।
जी आलोक जी, देखिए बसपा की तरफ से समर्थन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बसपा की तरफ से सीधा अपने समर्थक वोटरों से अपील की गई थी कि या तो वोट ना दें और वोट देने जो जा रहे हैं वो नोटा का प्रयोग करें। अब इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा बदलाव इस चुनाव में देखने को मिलता है? प्लस मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इसका फायदा किस पार्टी को मिल सकता है? देखिए, अगर आंकड़ों के ऊपर जाए ना तो यहाँ पर तो आपको 90,000 जो घोषित सीट है, 90,000 दलित मतदाता है, 90,000 मुस्लिम है और 40,000 यादव हैं। तो अगर हम मुस्लिम यादव को मिलाओ तो मोटा मोटा 1,30,000 वोट होता है। अगर इस 1,30,000 में समाजवादी पार्टी 1 लाख अपने पक्ष में मतदान करने में सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो राह है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं उनकी पक्ष में देखिए जा रहे हैं। अगली जाति पर अगर बात करो तो यहाँ पर लगभग 15,000 ज्यादा क्षत्रिय है, 20,000 भूमिहार है, 8,000 ब्राह्मण है और लगभग 30,000 बैस मतदाता है। तो मोटा मोटा इनका आंकड़ा जो है 1 लाख से नीचे बैठ रहा है। ये जो भाजपा कोर वोटर है, तो देखा जाए जो सपा कोर वोटर है मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू भाजपा के। लेकिन चूंकि भाजपा जो है दलितों को पिछले कुछ टाइम से खींच रही तरफ से, तो 90 जो दलित मतदाता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस 90,000 में से जो ज्यादा लेकर के जाएगा वो इस सीट को निकाल लेगा। आंकड़ों में समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव प्रचार किया गया, क्योंकि सरकार भी भाजपा की है, उसका लाभ मिल जाता है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर मुझे जो दारा सिंह चौहान जी मुझे प्रश्न दिख रहे हैं। दूसरा आप देखें यहाँ पे तो 45,000 पर नोनिया जाति की वोट है। ठीक है, लौटती हूँ आलोक जी आपके पास लौटती हूँ। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। देखिए जिस तरह से आज सुबह से ही वोटिंग शुरू है, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इन उपचुनाव को लेकर। मैं घोसी की जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान करके अपने मतदान अधिकार को, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में जैसे वो अपना सहयोग कर सकते हैं करें। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने वोट डाल दिया है और जिन वोट डालना बाकी है उनको भी धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, इतनी देर में अपनी सरकार के 2 काम नहीं गिनाए उन्होंने, तो सिर्फ बातें की समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु, स्टालिन के बेटे। ये मतलब ये लोग किस तरह के लोग हैं? सिर्फ तुम घोसी में काम कराए होते, घोसी जनपद में आपके जो काम 6 साल की सरकार के और 9 साल की सरकार के, उनको बताना चाहिए था कम से कम। हमें भी अच्छा लगता है कि बीजेपी के लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, चले आते हैं उसी मुद्दों पे जहां देखा अगर किसी ने कोई किसी तरीके की तकलीफ में, किसी तरीके की गलतफहमी में अगर कोई बात कह दी तो गड़बड़ा गया। ये तो बघेल साहब पता नहीं किस तरह के आदमी है। सामाजिक न्याय तो इनके साथ भी हो रहा है, ये भी उसी पीडीए का हिस्सा है, पिछड़े वर्ग से आते हैं और ये अपने आप को समझते हैं कि ऐसा लगता है कि समाज में सब कुछ स्थापित हो गया। अगर आपको अभी भी इस गलतफहमी है तो कम से कम आप उस तरह की बातें करो जिससे सबका कल्याण हो। आपके ये शब्द बोल देने से पिछड़ों को सबका हक नहीं मिल जाएगा। आप इस बात को बड़े इत्मीनान से सोचिएगा। खैर आप लोग हैं ही वैसे कि आपको कोई शब्द नहीं कहना है। कैसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कैसे लोगों के अधिकार छीन जा रहे हैं, तो इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपका धर्म बनता है कि आप जो संवैधानिक अधिकार जिस भी वर्ग के लोगों को प्राप्त है उसकी रक्षा की जाए। और नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन कम से कम डेवलपमेंट की राजनीति करिए। वो भी नहीं करते हैं। आप कर क्या रहे हैं? स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म, अरे सनातन धर्म आज का है क्या? और स्टालिन के बेटे जैसे लोग कोई एक बार आए हुए क्या दुनिया में? हजारों हजार साल बीत गए सनातन धर्म को स्थापित हुए और आज तक उसका बाल बाका नहीं हो पाया। जिस देश में 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो खतरे में कब आ सकता है? ये लोग कितने निचले दर्जे की बात करते हैं। दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। सपा प्रत्याशी की आपने बात सुनी होगी और उनके आरोपों को सुना होगा। उनका कहना है कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, 9 साल के कामों के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी मैं आपकी बात को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया, ना ही मैं सपा प्रवक्ता की बात को स्पष्ट रूप से सुन पाया। पर जिस प्रकार के आरोप जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से उत्तर देता हूँ आपको। जिस प्रकार का आरोप आज समाजवादी पार्टी लगा रही, तो समाजवादी पार्टी पूर्णतः ये इस प्रकार के कृत्य पूर्व में भी कर चुकी है। जिस प्रकार उपचुनाव में आपने देखा होगा, आजमगढ़ के अंदर देखा होगा, रामपुर के अंदर देखा होगा, अपने 96 के अंदर देखा होगा, स्वार के अंदर देखा होगा। ये लोग पहले ही हाथ से पहले ही अपने लिए एक बचाव का जरिया ढूंढ के रखते हैं। और वो प्रशासन पे आरोप हो, चाहे वो ईवीएम मशीन पे आरोप हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी पे आरोप हो, तो ये अपने हार के जो ठीकरे को वो किसी न किसी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। उसके लिए इनकी ये पूर्व में तैयारी है और यही डर इनका सबसे ज्यादा
जी, ठीक है। आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आलोक जी, जिस तरह से समीकरण बैठाया जा रहा है, सबसे पहले अब अगर गोशी की बात की जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो समीकरण बैठाया गया है, इंडिया पीडीए, और एनडीए में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी और सुभाषपा साथ आए हुए हैं, मैं आपसे इस समीकरण के बारे में समझना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम बागेश्वर विधानसभा के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, समीकरणों पर अगर हम जाए ना तो समीकरण जो दोनों पार्टियों के पक्ष में है। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो जातियां हैं, अगर देखें तो जो मेन जाति वो है दलित, मुस्लिम, राजभर, नोनिया चौहान, निषाद, यादव, कोयरी, और अगली जगह में छत्री, भूमियार, ब्राह्मण और वैश्य। तो सभी जातियां हैं, इनमें कुछ हैं जो भाजपा को कोर वोटर माने जाती हैं और कुछ हैं जो सपा के वोटर माने जाते हैं। तो इनके लगभग वोटर जो है बराबर बराबर ही है। डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ दलित मतदाता कि दलित किधर जाएगा। जिधर दलित जाएगा उधर ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर दलित है। हालांकि बसपा ने कहा है कि बसपा जो कैडर घर बैठेगा या वो बूथ में जाएगा तो नोटा दबाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं कि हर कोई नोटा दबाते। लोग चाहते हैं तो वोट दे, बहुत ही कम परसेंट है जो लोग नोटा को प्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बसपा वोट ठीक जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, मनोज जी आपके पास आना चाहूंगे। अगर बागेश्वर विधानसभा के बारे में बात की जाए, क्योंकि देखिए वहां पर तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, बागेश्वर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की घोषित चुनाव को लेकर मैं आश्वासित हूँ। बिल्कुल। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने फिर एक ही बात कह दी। मैंने अपने वक्तव्य में ना तो ईवीएम का जिक्र किया, ना मैंने किसी तरीके की जो दुश्वारियां चुनाव में होती हैं अमूमन नहीं, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है, क्योंकि वहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल इंडिया का गठबंधन जो है वो हर जगह चुनाव जीतेगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं फोकस इसलिए उत्तर प्रदेश पे हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की हर घटना को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सुबह से ही। बहुत सारी दुश्वारियां आई हैं सुबह से, मैं नहीं दिखा, वहां भी जैसे मीडिया के साथी इस बात को दिखा रहे हैं कि कहीं पे ईवीएम खराब हुई, कहीं पे वोट कटे हैं, कहीं पे क्या, लेकिन मैंने फिर भी नहीं कहा, और बड़े दिल के साथ इसलिए नहीं कहा। चलिए ठीक है, चुनाव है, इस तरह की बातें लगी रहती हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जिस तरह की बातें इतनी देर में कह दी, इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है कि इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही ये आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम को। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी तरह इनको सत्ता प्राप्ति हो जाए बस, और सत्ता प्राप्ति हो जाए तो उसको कैसे बनाए रखा जाए, इस पे काम करना चाहते हैं। जनता के लिए ना तो इनका कोई काम है, ना कोई इनका लक्ष्य है। और जी ठीक है, आलोक जी आपके पास आना चाहूंगे। आलोक जी, उत्तर प्रदेश की बात हो गई है, अब अगर बागेश्वर विधानसभा का पूरा समीकरण समझा जाए तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमें दीजिए। देखिए, जो बागेश्वर को चुनाव हो रहा है, ये देखिए जिनके कैबिनेट मंत्री थे उनका देहांत हुआ था और उनका देहांत का चुनाव हो रहा है। लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में 1,18,225 मतदाता हैं और यहाँ पर जो है 5 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। फैसला जो 8 तारीख को आएगा और सभी लोगों ने अपने जो दमखम का वो लगाया था। उनके जो कैबिनेट मंत्री थे चंद्र रामदास जी, उनका निधन हुआ था, उसके बाद जो बाजपा सीटें पूरी हो गई थी। लगभग 1 महीने चुनाव चर्चा करने के बाद आज इनका मतदान हो रहा है। यहाँ पर भाजपा ने प्रावित दास जी को उतारा है, कांग्रेस ने बसंत कुमार जी को उतारा है, उक्रांत से अर्जुन देव उतरे हैं, उत्तराखंड प्रवर्तन पार्टी से भगवत कोहली और समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद त्रिकोटी उतरे हैं। बसपा ने, देखिए अच्छी बात मैं बताऊं कि बसपा ने यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि जब मुख्य चुनाव हुआ था तब बसपा ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारा था। इस बार लेकिन बसपा ने प्रत्याशी इतना नहीं उतारा था। हालांकि मुख्य चुनाव हुआ तब उत्तराखंड पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। ये सुरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ पर उम्मीदवार भी कम है। सुरक्षित सीट पर नॉर्मली आम जो सीट होती है वहाँ मुकाबले उम्मीदवार कम हो जाते हैं। सिर्फ 5 उम्मीदवार हैं यहाँ पर जो है, और चुनाव में यहाँ पर ध्यान रखें कि कोई गड़बड़ी न हो, उसके बराबर सबका तैयार किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा यहाँ सीट निकाल ले, ऐसा मुझे कुछ खबरें वहां से मिली हुई है जो कुछ मिले हुए हैं। मुझे तो लगता है कि भाजपा यहाँ पर प्रश्न है और भाजपा यहाँ पर सीट को निकाल सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं ये भी समझना चाहूंगी आलोक जी, क्योंकि अभी जैसे कि आपने इतिहास का जिक्र किया है, ये काफी लंबे समय से ये सीट बीजेपी के हाथों में ही रही है। मैं आपको समझ नहीं पाया। जी, मेरा सवाल आपसे ये था
कि ये सीट बागेश्वर की अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय से चंद्रराम दास जी जिनका निधन हो चुका है उनके उसमें रही है और अब उनकी पत्नी प्रत्याशी बनी है। जैसे आप आश्वासन दे रहे हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत हो सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से एक सीट पर काबिज रहना तो कहीं ना कहीं कयास ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, देखिए इसका असर तो पड़ता है। जो वोटर है उसको क्या लगता है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। देखिए मैं बताऊँ ना दिक्कत, चुनाव बेसिकली जो होता है ना वो सिर्फ 17 से 18% वोट के लिए होता है। 80 से 82% जो वोट फिक्स होता है वो किसको कौन से देंगे, पार्टी को देंगे। तो 82% वोट फिक्स हो गया है। 18% जो वोटिंग होता है, जो किसी का वोटर नहीं होता, वो देखता है कौन जीत रहा है, हम उसको वोट देंगे। तो चुनाव प्रचार जो है वो सिर्फ 17-18% वोटर के लिए होता है। तो जनता को दिखाना कामयाब हो जाता है कि नहीं हम जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, हम सफल हो जाएंगे, उधर वोटिंग वोट मिल जाता है। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घोसी और बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। घोसी में शाम 6 बजे तक, तो बागेश्वर में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बागेश्वर में 9 बजे तक 10.2% मतदान हुआ है। घोसी की अगर बात की जाए तो घोसी में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है और सपा के सुधाकर सिंह के बीच में काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बागेश्वर में बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसी पर मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अगर घोसी विधानसभा सीट के इतिहास की अगर बात की जाए तो इधर समीकरण जो देखा गया है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखता है, जो आंकड़े देखकर कयास लगाए जा सकते हैं। आपसे समझना चाहूंगी कि जातीय समीकरण कितना ज्यादा अहम हो जाता है घोसी विधानसभा सीट में और इन चुनाव में। देखिए आजकल चुनाव जो है ना वो जातिगत आधार पर जीते जाते हैं। जो आंकड़े चुनाव आजकल वही जिताते हैं। विकास जो है चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा होता है, इससे ज्यादा विकास के मुद्दे पे आजकल चुनाव होता नहीं है। जब वोट का दिन नजदीक आता है तो सभी पार्टियां जो है तो सारा घोड़ा मिल जाती है कि कौन सी जाति को अपनी तरफ मिला लें। विकास एक साइड में चला जाता है। चुनाव जो होता है बेसिकली वो जातिगत आधार पर ही होते हैं। इसीलिए जो गठबंधन जो कार्य है, इंडिया गठबंधन कर रहा है या इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो इसी देखते हुए कर रहा है। दास चौहान ऐसे नहीं लाए गए हैं क्योंकि दोनों जाति का प्रभाव काफी है, क्योंकि दास चौहान लाए गए हैं जो है। तो आप देखा होगा उन्होंने पानी पीने की कोशिश है योगी जी को, लेकिन आज उनको पार्टी को वापस लाए हैं। आप उनके चुनाव में देखिए ना, पूरा भाजपा का तंत्र लगा वो चुनाव जिताने में, और उनका तंत्र देख के मुझे ऐसा लगा कि दास चौहान चुनाव जीत जाएंगे और योगी सरकार में मुझे लगता है वो मंत्री बनेंगे और उनका भाजपा जी दो मंत्री बनना कंफर्म है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे भी मऊ से जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि मतदान जारी है, मतदाता सुबह से ही पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने? देखिए सुबह से मतदान 7 बजे से जारी है, लेकिन वो जो है कि उत्साह नहीं होना चाहिए जो कि एक सरकार बनने को लेकर के मतदाताओं के अंदर एक जोश होता है, बल्कि ये मतदाताओं द्वारा कहा जा रहा है कि इससे सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, न ही कोई बड़े चेंजेस होने हैं। तो जो मतदाता है वो धीरे धीरे बूथ पे आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि बात करें तो बीच में ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि बूथ नंबर 5 पे ईवीएम जो है कि बंद हो गई, लेकिन ऐसा कुछ जो है कि कंट्रोल रूम ने पुष्टि नहीं किया है। जबकि जिलाधिकारी महोदय से भी हमारी बात हुई है तो कहा है कि नहीं, ये गलत जो है कि ट्वीट किया गया है। जबकि बात करें तो जिलाधिकारी को सपा के तरफ से एक धमकी दी गई है, जिसमें कि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपको सरकार आने पर रगड़ दिया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी मऊ को धमकी दी गई है। शिवपाल यादव जब चुनाव प्रचार के दौरान थे तो जगह जगह घूम करके केवल अधिकारियों के खिलाफ अपनी जो है कि बातें रखा करते थे। जबकि सुजीत कुमार सिंह है जो सुधाकर सिंह के बेटे हैं, उनके ऊपर भी कल FIR किया गया कि दलित दरोगा को उन्होंने जबरदस्ती जो है कि ये है कि उल्टा सीधा कहा है, यानी जूता मारने की बात कही है। तो ऐसे तमाम जो है कि रिएक्शन शुरू है मतदान के बीच भी। और शिवपाल यादव को मऊ से रोका गया क्योंकि जो समाजवादी जित्था है वो अपने एन केन प्रकारेण, यानी यहाँ की सीट की अगर बात करें, जैसा कि अभी पैनल के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मतलब जातीय समीकरण, तो जातीय समीकरण घोसी खुद मतदाता है, मतदान करके निकले हैं। हमारे उंगली पर स्याही भी लगी हुई है, मैं दिखाना चाहूंगा कि
स्थिति यहाँ की यह है कि जनता निर्णय लेती है, क्योंकि 2019 में जब उपचुनाव हुए थे तो जनता निर्णय ली थी, बीजेपी से विजय राजभर को जिताई थी। इसके बाद 4-4, 5-5 बार फागू चौहान यहाँ से चुनाव जीतते रहे, तो सपा भी इस पर अपना हावी रही। तो जनता है ये परिवर्तन करती रहती है। यहाँ पे किसी जातीय समीकरण को अगर उठाकर देखा जाए तो सपा हावी हुई दिखाई देती है, लेकिन जातीय समीकरण यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि नेता के ऊपर और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार की पॉलिसियां कितनी है, सरकार की व्यवस्थाएं कितनी है, सरकार धरातल पे कितना काम कर रही है, उस हिसाब से पढ़ी लिखी जनता निर्णय लेती है। जातीय आधार पे अगर देखा जाए तो ये तो चुनाव का एक फंडा होता है कि लोग अपने अपने जाति को साधने उतर जाते हैं, लेकिन मतदाता का ये कहना है कि चुनाव के बाद जाति को पूछने कोई नेता नहीं आता, यानी हम लोग उसके बाद निराधार हो जाते हैं। तो ऐसे में जनता अपना खुद जजमेंट देने को तैयार है, और ये जजमेंट दोनों की टक्कर है, सुधाकर सिंह है और दारा सिंह चौहान है। क्योंकि दारा सिंह चौहान का एक राजनीतिक इतिहास रहा कि भले ही वो आजमगढ़ से आके चुनाव लड़े, सांसद बने यहाँ से, फिर बगल सीट मधुबन से मंत्री बने, फिर सपा से जब बैनर बदला उन्होंने तीनों बैनरों का उन्होंने टेस्ट ले लिया है, वो बसपा हो या सपा हो या भाजपा हो, यानी तीनों से वो जीतते रहे। तो इस बार जो आजमाइश है उपचुनाव में वो भी उनको कम आका नहीं जा रहा है, और सुधाकर सिंह के लिए पूरा सपा महकमा ये न के न प्रकारेण यानी बैठ करके हल करना चाहता है कि हम सुधाकर सिंह को जीत दिला करके एक लोकसभा के जो सीट यहाँ से जाएगी, करीब जो लोकसभा के लिए एक बड़ा संदेश जाने वाला है, वो कि एक नमूना टेस्ट होगा, इसमें हम पास होना चाहते हैं। तो हर स्तर सपा द्वारा भी अपनाया जा रहा है, और जनता बिल्कुल स्वतंत्र अदालत में फैसला सुनाने को तैयार है, और आपको सुना देगी आज मतगणना के बाद। जी ठीक है, मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके संवाददाता ने बड़ी अच्छी बात कही प्रदीप ने, कि वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने डीएम को धमका दिया, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे ने दरोगा को धमका दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पूरा प्रशासन प्रधानों को, बीडीसी को और कोटेदारों को बुला बुला के थाने में क्या उनकी आरती उतरा रहा है क्या? आपके संवाददाता को बताना चाहिए कि क्यों प्रधानों को थाने में बुलाया जा रहा है। क्या भैया लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे क्या? प्रधानों को बोला जा रहा है कि सत्ता के पक्ष में वोट डलवाइए। देखिए वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, और जो उनके पास अपडेट है वही साझा कर रहे हैं। क्यों आधी अपडेट क्यों है? आधी अपडेट क्यों? कोई प्रधान ये बता दे, कोई कोटेदार बता दे, कोई प्रधान या कोटेदार घूम के बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा है। सब लोग स्वतंत्र अपने जगह बैठे हुए हैं, और प्रधान तो बड़ी मुश्किल से अपना चुनाव जीतता है, वो दूसरे को कैसे जिता लेगा? ये स्थिति है, यानी कोटेदार और प्रधान कहीं वोट नहीं प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी रुक जाइए, अब आप अपनी सुना चुके जो कहना था आपको, और आपको बड़े उसकी बात बताऊं। सुधाकर सिंह किस थाने में गए थे? किस थाने में सुधाकर सिंह गए थे जहां प्रधान और कोटेदारों को पुलिस ने बुलाया था? बिल्कुल, आपको पता है उसमें कितना बवाल हुआ था? आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड से, आपके पास खबरें नहीं है? आपके पास रिपोर्टिंग की खबरें नहीं, तो फिर क्या आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ? सुनिए, सुधाकर सिंह जब थाने में गए थे तो प्रकरण ये नहीं था सर, प्रकरण आपसी गांव के विवाद को लेकर था, जिस संबंध में पुलिस टारगेट न करे प्रधान को और बीडीसी को, इस संबंध में गए थे। जी, ये आपकी गलत, ये आपका गलत इन्फॉर्मेशन है। ये जनता को फैसला करना है। सुधाकर सिंह को चलिए ठीक है, ये जनता के हाथ में, जनता इसका फैसला करेगी, और 8 तारीख को नतीजे भी सामने होंगे। सुधाकर जी आपसे समझना चाहूंगी, माफ कीजिएगा मनोज जी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से आरोप हर चुनाव में हम देखते हैं, ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, अराजकता को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आ जाते हैं और अगर आपके पक्ष में आप, यानी कि मैं किसी भी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, कि जिसके पक्ष में चला जाता है तो फिर वो आरोप सारे निराधार हो जाते हैं। देखिए हमारी सरकार नहीं है, और अगर प्रशासन के द्वारा मौजूदा विपक्ष जो के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं या जो समर्थक है उनको परेशान किया जाएगा तो हम आवाज भी ना उठाएं? क्या हम कोई अंग्रेजों के देश में रह रहे हैं? बिल्कुल, आवाज उठाने का सबको अधिकार है। आवाज उठाएं भाई, और क्यों ना हम सही और नियम तरीके से जो अगर प्रक्रिया चुनाव की हो इसकी बात ना रखें? और ये कोई हमारे सामने राजा हरिश्चंद्र लोग बैठे हैं क्या? ये कोई योगी आदित्यनाथ कम मेहमान है क्या? भाजपा कम मेहमान है क्या? कितनी बेईमानी की 28% वोट रामपुर में पड़ने दिया। ये ठीक है, दीपक जी आपका रुख करना चाहूंगी। दीपक जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा हर चुनाव में हमको भी देखने को मिलता है। ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, अराजकता को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जब मतदान होते हैं, बहुत ज्यादा ट्वीट किए जाते हैं, जानकारी दी जाती है कि ईवीएम हैक किए जा रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जब मतदान हो जाता है, नतीजे आते हैं, तब सब चुप हो जाते हैं।
देखिए दीपिका जी, मैं आपकी बात को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया, पर जितना मेरे समझ में आता है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार वहां पर सुरक्षा के कड़े कानून, सुरक्षा की व्यवस्था की, वहां पर व्यवस्था की हुई है। तो आप देख रहे होंगे, हमने त्रिस्तरीय वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था करी है, चाहे सामान्य प्रेक्षक की व्यवस्था की हो, चाहे व्यय प्रेक्षक की व्यवस्था की हो, चाहे पुलिस प्रेक्षक की व्यवस्था की हो। तो मतदान को शुचिता पूर्वक करवाना ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है, और वहां का प्रशासन इस बात में अच्छा, मुस्तैदी के साथ सपा लगा हुआ प्रवक्ता है। की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं दीपक जी कि प्रधानों को बुलाया जा रहा है थानों में, मैनिपुलेशन के आरोप लगाए जा रहे हैं सपा प्रवक्ता की तरफ से। दीपक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, ईवीएम को लेकर ही मेरा आपसे भी सवाल रहेगा कि हर चुनाव में देखने को मिलता है, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे बंगाल के चुनाव हो, या चाहे उपचुनाव हो, ईवीएम को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर हर बार सवाल उठाया जाता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपको एक अच्छा अनुभव रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी समस्या को? देखिए सर, ईवीएम में समस्या होती है तो अभी कांग्रेस की जो सरकार बनी है, इन्होंने हिमाचल में सरकार बनाई है, कर्नाटक में सरकार बनाई है, तो जहां पर सरकार नहीं बनती है वहां पर ये लोग ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इससे बचना चाहिए। आप अपने वोटर्स को कब तक समझाएंगे कि हम चुनाव जीत रहे थे लेकिन ईवीएम चुनाव हरा दिया है। आप जब तक अपनी कमियों को नहीं माने तब तक अपने आप सुधार नहीं ला पाएंगे। ईवीएम खाना छोड़िए, जनता के असली मुद्दे उनको आप उठाइए, उनको लेकर जनता के बीच जाइए, और जनता के यदि आपने नफ्स को पकड़ लिया तो चुनाव जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा क्या करती है, वो गाँव जाती है, घर घर जाती है, आंकड़े इकट्ठा करती है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बनाती है और लोग चुनाव जीत जाते हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कर्नाटक में सरकार कांग्रेस क्यों बनी? क्योंकि असली जनता के मुद्दों को उठाया। छत्तीसगढ़ में बताऊं तो चुनाव हो रहा था, वहां पर लोगों ने अपने चावल जो है बेचना रोक लिया था, क्योंकि उन्हें लगा सरकार आ रही है कांग्रेस को अच्छे प्राइस देगी। तो जनता ने पहले बोल रहा था कि हमें कांग्रेस सरकार मानी, क्योंकि उन्हें जनता के असली मुद्दे थे उसको उन्होंने छू लिया था। चुनाव जितने की आपको जनता के असली मुद्दों को छूना होगा, तो चुनाव तो आप जीत जाएंगे। तो चुनाव आप मुद्दों के आधार पर जीतेंगे, ईवीएम में ठिकरा फोड़ करके आप कब तक बचेंगे? जी, इसके अलावा ये भी समझना चाहूंगी आलोक जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि रणनीति तय होगी, रोड मैप तय होगा इन चुनावों के बाद लोकसभा का, लेकिन देखा गया है, जैसे कि अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में पहले विधानसभा चुनाव हुए जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती है, सरकार बनती है, और उसी के बाद देखिए लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा में कितनी बड़ी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में काबिज होती है। तो इसी तरह मैं उपचुनाव को लेकर समझना चाहूंगी कि क्या ये कहना गलत होगा कि अगर इसके नतीजे कुछ अलग होते हैं तो ये 2024 के चुनाव का एक रोड मैप तैयार हो रहा है, या सही होगा? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनाव से कोई लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला है। वो एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, बट एक बहुत ही छोटा सा चुनाव है, एक छोटी सी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इससे लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा जब तक उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, तो मैं चरण डिबेट बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा, जब चुनाव लोग हार गए थे गोरखपुर का और फूलपुर का, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ सीट का, तो मुझसे लोग पूछ रहे कि इसका क्या प्रभाव थे। तब मैंने कहा था कि शादी में ये 2 कुर्सी टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुर्सी अगर दूल्हा दुल्हन की तो फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो दोस्ती जो सीट है वो न दूल्हा की, न दुल्हन की, न साली की सीट है, इस सीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, किस तरह से आपने इस उपचुनाव को लेकर तैयारी की है? क्या ये एक रोड मैप के रूप में तैयारी की गई है 2024 के लिए, उसी विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये चुनाव, जो भी उपचुनाव हो रहे हैं पूरे देश भर में 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, तो इसके जो परिणाम आएंगे इससे जनता के बीच में मैसेज जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैनपुरी का उपचुनाव था और रामपुर का उपचुनाव था विधानसभा का जी। हम मैनपुरी का चुनाव जीते। हमारा कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना से लाल कार्ड उसको इशू किया गया, पुलिस रोज रोज उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करती थी। मैं मैनपुरी में मौजूद था, मेरे ही सेक्टर में ये घटना घटी और वो तालाब में पुलिस को देख के भागा और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी, उसकी जान चली गई। भाजपा के लोग क्यों नहीं मर गए? मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं, मेरी बात का अगर किसी के पास जवाब हो तो क्यों नहीं भाजपा के लोग मर गए? भाजपा के लोगों को क्यों लाल कार्ड नहीं प्रशासन ने दिया? क्यों उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई? ये एक पक्षीय चुनावी प्रक्रिया बीजेपी अपना रही है और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराता है। हम जीत गए मैनपुरी, लेकिन फिर भी हमने इस बात की शिकायत की कि चुनाव निष्पक्ष कराने की प्रक्रिया
सही नहीं कर रही है प्रशासन। चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। रामपुर में आज की डेट में जब चुनाव हो रहा था तो क्या सुनामी आ गई थी रामपुर में, बाढ़ आ गई थी, महामारी आ गई थी, 28% वोट पड़ा, क्यों पड़ा? क्या आलोक जी सवाल नहीं पूछेंगे पॉलिटिकल पे, या प्रदीप पांडे सवाल नहीं उठाना चाहिए कि 28% वोट क्यों पड़ा? अरे वहां संगीनों के साये में चुनाव कराए गए, मोहल्लों को संगीनों के साये में रोक दिया गया कि वोट डालने नहीं जाने दिया जाएगा। इससे लोकतंत्र मजबूत करोगे? ये भाजपा की जात की पार्टी ये लोकतंत्र मजबूत करेगी? ये बेईमान है, इनके खून में बेईमानी है, और गद्दारी तो इन्होंने तब की थी जब ठीक है, आपके सवाल हैं, आपके आरोप हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ। दीपक जी, आपने सारे सवाल और आरोप सुने होंगे सपा की तरफ से, सपा प्रवक्ता जो जुड़े हुए हैं उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके उन सभी आरोपों का जवाब दें। मनोज यादव जी अपने सरकार के कार्यकाल के बारे में वर्णन कर रहे थे, मैं इतना ही समझ पाया इनकी बातों से, क्योंकि सपा के कार्यकाल के अंदर ही तो बूथों को लूटा जाता था, किस प्रकार से प्रशासन का उपयोग किया जाता था, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए किसी से छुपा नहीं है। आज प्रशासन अगर स्वच्छंद रूप से वहां पर चुनाव करवा रहा है तो शायद इनको अपने हारने के डर से प्रशासन के ऊपर आरोप लगाने का पहले से ही मौका मिल गया। मुझे पता है आपकी जो हार और डर, हार का जो डर है उसकी बौखलाहट आपके चेहरे पर नजर आ रही है आलोक जी, कि आप पहले से बचाव ढूंढना चाहते हैं, आप नहीं स्वीकार करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नीतियों के कारण से समाजवादी पार्टी चुनाव हारने जा रही है। 28% वोट क्यों पड़ा? कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ को महामारी आ गई थी क्या? टिकट देने का काम करती है, शोक हो गया था क्या? टिकट देने का भाजपा में मरणासन स्थिति पहुंच गई थी क्या? जिसके ऊपर ब्राह्मण की हत्या का आरोप, अगर इस देश में कोई बेईमानों का दल है तो बीजेपी है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश बीजेपी से बड़ा बेईमान दल इस देश में न कोई हुआ है न होगा। इनके खून में बेईमानी है, और गद्दारी तो मैंने इसलिए कही कि जब देश गुलामी की बेड़ियों में एक एक करके बात रखने दीजिए। मनोज जी आपको पूरा समय दिया, मनोज जी आपको मैंने पूरा समय दिया है, आपको पूरा समय दिया था आपकी बात रखने का। आप दीपक जी को अपनी बात रखने दीजिए। ये क्या समय रखेंगे, ये क्या टाइम रखेंगे भैया? इनको क्या, ये तो बेईमान लोग हैं। नहीं मनोज जी देखिए ऐसे नहीं होता, मैंने आपको पूरा समय दिया है, अब आप जवाब सुनिए। दीपक जी आप जवाब दीजिए, उनका सवाल है मनोज जी आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आपका सवाल मैं जवाब ले रही हूँ। दीपक जी आरोप उनका यह है कि रामपुर में मतदान जो हुआ है वो मात्र 27% हुआ है। जी देखिए दीपिका जी, हम तो प्रत्येक बार लोकतंत्र के अंदर हम कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है पहले मतदान उसके बाद जलपान, हम इन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ते हैं और लगातार इसी बात पर जोर देते हैं। परंतु जब समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भोले न बनो, नहीं ईश्वर आपके भोलेपन पे कहीं फिदा ना हो जाए आप पे, इतने भोले मत बनो। इतने भोले हैं भाजपा के लोग, इतना ईश्वर इनके ऊपर भोलेपन दिखा रहे हैं। 27% इसलिए हुआ था कि इनकी अपील नहीं काम आई। संगीनों के साये में लोगों को रखते हो, शर्म नहीं आती है? आपके बारे में किसी धर्म से, किसी वर्ग से, किसी जाति से इतनी नफरत करते हो, ईश्वर माफ नहीं करेगा। ईश्वर मनोज जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। इनसे क्या जवाब सुने? झूठ ये भी बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते हैं। मेरा दावा कोई गलत हो तो बताइए। मैंने कहा 27% वोट पड़े तो मैंने गलत कहा क्या? मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता को पुलिस की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्या? मैंने गलत बताया क्या? मैं आपके चैनल पे गलत बोलने के लिए थोड़ी नहीं बैठा हूँ। ईश्वर से मैं डरता हूँ, भगवान की लाठी की मार आती नहीं है, नजर नहीं आती, जब पड़ जाती है तब पता चलता है। बेईमान कहीं के, सबके सब ये बेईमान है। अरे कहाँ किसको क्या आरोप लगाएंगे? विपक्ष के लोगों को ईवीएम भी बदनाम करवा ली आपने। ईवीएम के सारे जीतेंगे क्या? मोदी जी से कह के, अरे ईवीएम के सारे जीतेंगे क्या? आप कहाँ जीतने वाले हैं? देखिए अच्छा मनोज जी अगर ईवीएम में हर बार खराबी का आरोप लगाते हैं तो कैसे आप चुनाव जीतते हैं? कई जगह पर तो आपने भी जीत दर्ज की है। दीपिका जी एक बार रुकिए, मशीन खराब हो जाए तो क्या मशीन के बारे में सवाल ना उठाए क्या? नहीं बिल्कुल सवाल उठाइए, लोकतंत्र में हर एक चीज पर सवाल उठाने का आपको अधिकार है। दीपिका जी भाजपा को प्रैक्टिस है गुलामी करने की, चाटुकारिता करने की, ये अंग्रेजों के जमाने से कर रहे हैं। हमारे अंदर नहीं है ये प्रैक्टिस। गलत होगा तो आवाज उठाएंगे। सुधाकर सिंह के मेरा सवाल आपसे ये था, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, सवाल उठाइए आप, लोकतंत्र में सबको सवाल उठाने का हक है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि अगर ईवीएम में खराबी होती है तो आपके पक्ष में नतीजे कैसे आ जाते हैं? ये मानते हैं आप कि आपके पक्ष में भी नतीजे आए हैं कि नहीं आए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आप क्या ये कहना चाहती हैं कि ईवीएम जो है ब्रह्मास्त्र है क्या, जो खराब नहीं होगा कभी?
और खराब हुआ, हमने अगर शिकायत कर दी तो हमने कोई गुनाह कर दिया क्या? मैंने तो अपने स्टेटमेंट में पहले ही कहा है कि हर एक चीज पर सवाल अरे उठाने का EVM आपको पूरा खराब पूरा हक होगी, है। हर चुनाव में ईवीएम खराब होती है तो हम उसकी दीपिका जी, ईवीएम वहीं पे खराब होती है मनोज यादव जी के लिए जहां पर चुनाव हार रही होती है समाजवादी पार्टी, जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही होती है वहां पे ईवीएम नहीं सही होती। अगर मान के चलिए अगर मैनपुर के अंदर ईवीएम खराब थी तो आप खराब ईवीएम से चुनाव जीते थे मनोज यादव जी, आप बताइए। सही करा लो, आप एक तो क्या आता है तुम्हारे, अरे हमारे नेटवर्क तो बराबर आ रहे हैं, आप अपने नेटवर्क को देखिए। 8 तारीख को आपके ये बच्चे कुछ नेटवर्क भी जाने वाले हैं, किन चक्करों में पड़े हैं, कोई नहीं टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान जी के साथ में वहाँ विजय जा रहे हैं। अरे हमारे नेटवर्क तो पूरे नेटवर्क आपके गायब हो जाते हैं, आपसे ईवीएम खराब हो जाती है, आप प्रशासन पे आरोप लगाते हैं। आपके यहाँ पर श्री अखिलेश यादव जी कभी कभी चिंतन नहीं करते कि किन नीतियों के कारण हारे, आप कभी हार को स्वीकार ही नहीं करते। आप केवल और केवल अनगर आरोप लगाने के लिए मशहूर है, जो आप लगाता रहे हैं। जनता आपकी इस आदत से वाकिफ हो चुकी है और जनता आपकी भली भांति समझती है कि आप किस प्रकार से विचार व्यक्त करते हैं। तो जनता ने आपको नकार दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नकार दिया है, विधानसभा चुनावों के अंदर पूर्ण रूप से आपको नकार के दिखा दिया, लोकसभा चुनाव के अंदर आपको नकार के दिखा दिया, नगर निकाय चुनावों के अंदर आपको नकार के दिखा दिया, जिला पंचायत के अंदर आपको नकार के दिखा दिया और इन उपचुनावों के अंदर भी आपको नकारने की स्थिति पे बनी हुई है। नकारने वाली बात तो जनता तय करेगी, ये हम आप तय थोड़े नहीं कर पाएंगे। जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं जनता का ही मन बता रहा हूँ, मैं जनता का ही मनोज यादव जी, मैं जनता का ही मन बता रहा हूँ। जनता ने आपको यहाँ से उखाड़ बाहर फेंकने का निर्णय बना लिया है। जो लोग लगातार के ऊपर आरोप लगाते रहे, कभी रामचरितमानस को जलाता रहे, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे, और आप गठबंधन के साथ में जुड़े हुए वो डेंगू मलेरिया से आजकल तुलना करने लग गया। तो सोचिए, मुझे तो शर्म आती है ऐसी विचारधारा के साथ में आप जुड़कर अभी भी काम कर रहे हैं। कम से कम चिंतन कीजिए मनोज जी। मशीन को स्कैन करके बता रहे हैं कि मन बना लिया है। चलिए ठीक है। दावे तो देखिए सपा की तरफ से भी किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, उस पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। आपके पास आना चाहूंगी प्रदीप, क्योंकि देखिए आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी, आरोप लगातार यही लगाए जा रहे हैं अराजकता का, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है। मैं आपसे सही स्थिति समझना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहे हैं ईवीएम का मैनिपुलेशन को लेकर, सुरक्षा को लेकर। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। और देखिए, जैसे जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ घोषी की नजर पूरे देश के पर है और ये मान के चलिए कि ऐसी व्यवस्था टाइट है कि कहीं ना कोई परिंदा पर मार पड़ रहा है। कम से कम 7-8 बूथ हम घूम चुके हैं, शांति प्रिय ढंग से लोग मतदान कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जिला प्रशासन, जबकि जिलाधिकारी महोदय से शिवपाल यादव जी ने जब मुलाकात की थी, फिर उसके बाद एसपी साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। उन्होंने अपने बयान में भी कहा था। तो समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ के जो नेता हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ कहीं गड़बड़ी हो रही है। उनको एक विश्वास है कि वोटर हमारे साथ रहेगा और दोनों पार्टियों को विश्वास है कि वोटर हमारे साथ रहेगा। अब ये सवाल वोटर के फैसले पे है। यहाँ पे व्यवस्था का आरोप लगाया जाना घोषी में गलत है। कानून व्यवस्थाएं चप्पे चप्पे पे तैनात है। किसी भी प्रकार का हम वोट देने गए, हमारा फोन बाहर कर दिया गया, क्योंकि मीडिया है, हमको भी फोन लेके जाने नहीं दिया गया अंदर, तो हम भी उसका पालन किए। पालन करने के बाद जो है कि मतदान करके निकले। तो ऐसे में मतदाता एकदम शांतिप्रिय ढंग से, किसी भी दल का हो, वो मतदान कर रहे हैं। सपा के भी मतदाता मतदान कर रहे हैं और कहीं भी इनके न पदाधिकारी अभी हरकत में है, न इनके नेता है, न बीजेपी की हरकत में। ये असलियत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो घोसी और विधानसभा में, साथ ही साथ बागेश्वर विधानसभा में आज उपचुनाव जारी है और सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन हर